अमेरिका को अपने दो बड़े मुतालिबात से पीछे हटना पड़ गया। 12 अरब डॉलर के मुंजमद असासों की वापसी और अमरीकी पसपाई। क्या ईरान सिर्फ अद्वियात और बुनियादी सामान खरीदेगा या व्हाइट हाउस को तेहरान की हर शर्त मानना पड़ेगी? खबर यह है कि अमेरिका ईरान से तिजारत के लिए तैयार हो गया है। अमेरिका ईरान की टीमों के दरमियान अहम मामलात पर तकनीकी मुज़ाकरात जारी हैं। ईरानी स्पीकर बाकिर कालिबाफ कहते हैं कि 12 अरब के मुंजमद असासे वापस मिलने का इम्कान है, जबकि जेडी वेंस ने कहा कि अमेरिका ईरान को फंड्स कैश की सूरत में नहीं देगा, बल्कि ईरान को अमेरिकन फार्म फूड की शक्ल में मसनूआत जो हैं वो दी जाएंगी, ईरान को ये ख़रीदना होंगी। उधर ईरान के मरकज़ी बैंक के गवर्नर अब्दुल नासिर हिम्मती कहते हैं कि ईरान पर कोई ऐसी पाबंदी या शर्त आयद नहीं है कि वो मुंजमद फ़ंड सिर्फ अमरीकी ज़रई मसनूआत ख़रीदने के लिए इस्तेमाल करे, बल्कि उनका यह कहना है कि हम क्वालिटी देखेंगे, क्वालिटी के हिसाब से तय करेंगे। इब्तदाई 6 अरब डॉलर बुनियादी ज़रूरियात की अशिया और अद्वियात की ख़रीदारी के लिए इस्तेमाल की जा सकती हैं, ये अलबत्ता वो कन्फर्म करें। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारिजा काज़िम गरीबाबादी के मुताबिक अमेरिका के साथ तकनीकी मुज़ाकरात मुकम्मल हो चुके हैं और अगला मरहला एक आला सतह कमेटी की निगरानी में शुरू होगा। इन मुज़ाकरात के लिए 4 वर्किंग ग्रुप्स कायम किए गए हैं जो पाबंदियों के ख़ात्मे, जोहरी मामले, मुआशी तरक्की और इसके नफाज की निगरानी करेंगे। दूसरा, ईरान से अमन मुआहदे को लेकर अमेरिकी सदर ट्रंप जो 2 बड़े दावे करते रहे, उस हवाले से अमेरिका को पीछे हटना पड़ा। ट्रंप का दावा था कि ईरान आबना हुर्मुज़ से टोल नहीं लेगा, लेकिन ईरानी स्पीकर कालिबाफ ने ओमान का अहम दौरा किया है ताकि आबना हुर्मुज़ पर टोल मैनेजमेंट के मामले को, टोल वो जो था उसको अब मैनेजमेंट फ़ीस में कन्वर्ट कर दिया गया है और ये भी 60 दिनों पर लागू नहीं होगा। 60 दिन के बाद जो मैकेनिज्म बनेगा वो चलेगा। तो यहाँ टोल से लैंग्वेज चेंज हो गई। दूसरा, ट्रंप ये भी कहते थे कि ईरान को अफज़ुदा यूरेनियम को ख़त्म करना होगा या किसी तीसरे मुल्क के हवाले करना होगा या अमेरिका ईरान से इसे ले जाएगा, लेकिन इससे भी अमेरिका को आप कह लीजिए कि एक कदम पीछे हटना पड़ा। अरब मीडिया को इंटरव्यू में नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने कहा है कि ईरान यूरेनियम को मुल्क से बाहर नहीं भेजेगा, बल्कि इसकी अफजूदगी की सतह कम करेगा। दूसरा, ईरान अब इसको कन्फर्म कर रहा है कि वो आलमी एटमी एजेंसी को रसाई देगा, IAEA का एक्सेस बहाल हो जाएगा। मुआहदे में अल्फाज के रद्दो-बदल से या डिप्लोमेसी में जो अल्फाज को बदला गया है, इसने सारी चीज़ों को बदल कर रख दिया है। अमरीकी सदर भी राज़ी हैं, ईरान भी जो है वो नाराज़ नहीं है, उसका भी कोई एतराज़ नहीं है। दूसरी तरफ इस सब के बीच जारियत पसंद इसराइल अमन मुआहदे को नाकाम बनाने के मिशन पर है, जो किसी भी मुआहदे और अमेरिका की तरफ से लगाई गई पाबंदियों को मानने से इनकारी है। गज़ा में जंगबंदी हुई, गज़ा अमन पीस बोर्ड बना, ये मुआहदा तय पाया कि गज़ा पर बमबारी नहीं होगी, मगर गज़ा में इसराइल की खिलाफ वर्जियाँ जारी हैं, इस मुआहदे की खिलाफ वर्जियाँ जारी हैं। अक्टूबर से अब तक गज़ा में इसराइली कार्रवाइयों में 1020 से ज़ायद अफराद शहीद हुए हैं, जो इस जंग में शहीद होने वाले 73,000 अफराद के अलावा हैं। एक और महाज लबनान का है, जहां इसराइल जनूबी लबनान के बहुत से इलाकों पर कब्जा कर चुका है। जंगबंदी के बावजूद इसराइली हमले जारी हैं, जबकि लबनानी हुकाम के मुताबिक 4000 से ज़्यादा अफराद हलाक और 10 लाख से ज़्यादा बेघर हो चुके हैं। लबनानी आवाम को इस सारे प्रोसेस पर एतमाद भी नहीं है। तकरीबन 92% लोग शाकी हैं और लबनान और जो इसराइल है उसके मुज़ाकरात वाशिंगटन में होने जा रहे हैं। ये 23 से 25 जून तक मुतवक्के हैं। दूसरा, इस जंग के बाद सबसे अहम मामला पाकिस्तान के लिए, ज़ाहिर हम तो सालिस हैं, हमने इतनी बड़ी जंग रुकाई है और हमारे लिए एजाज़ की बात है कि हमारे यहाँ मेहमान आ रहे हैं। ये पाकिस्तान का मसूद पेज़ेश्कियान का इस सारी सूरत हाल में पहला दौरा है। पाकिस्तान की सालिसी के किरदार का एतराफ़ है। मसूद पेज़ेश्कियान आए हैं, उनके हमरा एक हाई पावर वफ्द है। इसमें न सिर्फ मुलाकातें हो रही हैं, बल्कि गैस पाइपलाइन जो कि एक अरसे से तातुल का शिकार है, उस समय दीगर अहम मामलात पर पेशरफ्त का इम्कान है। साथ ही साथ पाकिस्तान का जो सालिसी का किरदार है, वज़ीर आज़म, नायब वज़ीर आज़म, मोहसिन नकवी, फील्ड मार्शल, इन सब को सलाम पेश करने के लिए, इस किरदार को सराहने के लिए, शुक्रिया अदा करने के लिए मसूद पेज़ेश्कियान खुद यहाँ मौजूद हैं, बल्कि साथ ही साथ ईरान की पार्लियामेंट जो है वो इज़हार तशक्कुर कर चुकी है। ईरान के अवाम क्या जज्बात रखते हैं वो सबको मालूम है, किसी से ढकी छुपी बात नहीं है। इस सब को हम इन डिटेल डिस्कस करने जा रहे हैं। मुझे ज्वाइन करें अहमद हसन अल अरबी। अहमद हसन अरबी साहब, बहुत शुक्रिया। यकीनी तौर पर मामलात जो हैं वो बड़े इंटरेस्टिंगली चेंज हुए हैं और कमोबेश ईरान जिस नुक्ते पे पहले दिन था आज भी वहीं है, बस लैंग्वेज चेंज से चीज़ें जो है वो थोड़ी सी डिफ्यूज़ हुई हैं, अमेरिका के लिए वर्केबल बना दी गई हैं। जैसे टोल जो है वो मैनेजमेंट फ़ी में कन्वर्ट हो गया, डिस्ट्रक्शन की धमकियों से अब ट्रेड तक आ गए मामलात, और वहीं साथ ही साथ जो है बुनियादी तौर पर नो यूरेनियम से IAEA का एक्सेस तक आ गया, यूरेनियम भी बाहर नहीं जा रहा, बूट्स ऑन द ग्राउंड तक की धमकियाँ थी। तो अमेरिका ने सारा कुछ ही तकरीबन कह लीजिए सरेंडर कर दिया है और सारा कुछ जो है वो ईरान को दे दिया। अब इस सारी सूरत हाल में ट्रंप का टेक अवे क्या है अपनी पब्लिक के लिए, अपने फॉलोअर्स के लिए, और जेडी वेंस किस बुनियाद पे अपनी कैंपेन चलाएंगे?
देखिए, मैं शायद इस स्टेटमेंट के साथ मुकम्मल तौर के ऊपर शायद एग्री ना कर सकूं कि अमेरिका ने सब कुछ जो है वो ईरान को दे दिया। ये जंग दोनों के लिए डिस्ट्रक्शन थी और दोनों के इंटरेस्ट में ये बात थी कि इस जंग को अवॉइड किया जा सके। अमेरिका के लिए जो डोनाल्ड ट्रंप का नारा था, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का, और ये सारा कुछ कि मैं मिडल ईस्ट की जंगों से अमेरिका को निकालूंगा, लेकिन हकीकत में ऐसा हुआ कि उन्होंने मिडल ईस्ट के अंदर जो है वो जंगों के अंदर इन्वॉल्व हुए जब ये जंग शुरू हुई ईरान वाली। सो उनके लिए दिस कुड आल्सो बी ए टेक अवे कि ये ईरान की सीज फायर करवा के मैं निकाल के लेके गया हूँ, अमेरिका को मैंने मिडल ईस्ट की जंगों से निकाला। ये उनके लिए एक पॉलिटिकल टेक अवे हो सकता है अमेरिकन इलेक्टोरल कॉलेज को मद्देनजर रखते हुए, जो कि बहुत ज़्यादा एंटी इसराइल हो चुका है। जेडी वेंस की अगर आपने बात की तो आपने देखा कि उन्होंने 3 से 4 दिन एक कंटिन्यूस बैक टू बैक कैंपेन की अगेंस्ट इसराइल एंड जी। इसराइली इन्फ्लुएंस विद इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, और फिर उसके बाद ही वाज इन स्विट्जरलैंड जहां पे वो डील करने के लिए आए। सो दे नो कि इस वक्त अमेरिका में सबसे पॉपुलर सेंटिमेंट जो है वो इसराइल के खिलाफ है, वो एपैक के खिलाफ है, और वो उस इन्फ्लुएंस के खिलाफ है जो इसराइली लॉबी एजर्ट करती है अमेरिकन पावर कॉरिडोर्स में। तो वो तो बिल्कुल सीधा उसी पैटर्न के ऊपर चल रहे हैं। जहां तक ईरान की बात है, ईरान ने शुरू से जो ईरान की पोजीशन थी, ईरान को भी इसमें बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। देखिए, उनके सुप्रीम लीडर की शहादत हुई है और वो उसके बाद फिर ये सारा जो मामला इस वक्त चल रहा है, तो ये बात नहीं है कि ईरान जो है उसको इस जंग में कोई नुकसान नहीं हुआ। और इसके साथ साथ जो इरानियंस हैं उनका जो सैंक्शंस और इकोनॉमिक एस्पेक्ट था शुरू से, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस था, तो उसके ऊपर उन्होंने वो लेवरेज लिया है पॉलिटिकली। इसके ऊपर अमेरिका ने लेवरेज लिया। ओवरऑल ये पहली दफ़ा इस तरीके से मिडल ईस्ट के अंदर हो रहा है कि एक वेस्टर्न पावर और मिडल ईस्टर्न पावर के दरमियान में विन विन सिचुएशन का सिनेरियो जो है वो इमर्ज होता हुआ नजर आ रहा है, वरना इट हैज़ ऑलवेज बिन अ जीरो सम गेम। अच्छा, इसमें अहमद बुनियादी तौर पे सूरत हाल ये भी है ना कि वो अमेरिका जो कहता था कि ज़ाहिर है सैंक्शंस हैं, ईरान ट्रेड नहीं कर सकता, ईरान ने अपना सर्वाइवल ढूंढ लिया। अब भी जब रास्ते बनाए जा रहे हैं तो उसमें जो ऑप्टिक्स हैं या जो बुनियादी तौर पर लाइन एंड लेंथ ली जा रही है, जो डिप्लोमेटिक लैंग्वेज का इंतखाब है, अब जैसे ईरान कहता है, अमेरिका ने कहा कि हम $6 बिलियन जो है वो बुनियादी तौर पे अमेरिकन फूड प्रोडक्ट्स जो हैं उसकी सूरत में रिलीज़ कर सकते हैं, वही हमसे ख़रीद सकते हैं। ईरान आगे से जवाब दे रहा है, सेंट्रल बैंक ने कहा है कि हम देखेंगे कि प्रोडक्ट्स की क्वालिटी क्या है, देन हम डिसाइड करेंगे कि हमें लेना है या नहीं लेना। तो ये इसमें जो ईरान ने अपने लिए स्पेस क्रिएट किया है, उतना स्पेस अमेरिका का शुरू में तो रहा होगा, लेकिन वो स्क्वीज हो गया, बल्कि आखिर तक आते आते तो ऑलमोस्ट क्रश हो गया। जी, मैं वही आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि इसमें देखें, आप एक एस्पेक्ट के ऊपर या इकोनॉमी और फाइनेंस के एस्पेक्ट के ऊपर आप पूरी लार्जर पिक्चर को इग्नोर नहीं कर सकते। बाकी सारी चीजें अपनी जगह पे हैं, लेकिन अमेरिका की जो स्ट्रेटेजिक स्पेस या अमेरिका का जो पावर स्ट्रक्चर या उसका जो इन्फ्लुएंस मौजूद है, वो अभी भी उस तरह से नहीं जिस तरह इस जंग से पहले था, लेकिन वो बिल्कुल ही खत्म नहीं हुआ। हम अगर ये कहें कि ईरान इस वक्त जो है डोमिनेटिंग पोजीशन पे है और अमेरिका डोमिनेटिंग पोजीशन पे नहीं है, तो मैं शायद इसके साथ कंप्लीटली एग्री ना कर सकूं, नोइंग एंड अंडरस्टैंडिंग द इन्फ्लुएंस, पावर स्ट्रक्चर और अमेरिका का जो डिप्लोमेटिक, मिलिट्री और इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस है पूरी दुनिया के ऊपर। हाँ, लेकिन इस वक्त अमेरिका की जो इंटरनल पॉलिटिक्स है वो एक बहुत प्राइमरी ड्राइवर है उन सारी पॉलिसीज का, जो कि आपको इस वक्त अमेरिकन डिप्लोमेट्स ग्राउंड के ऊपर करते हुए नजर आ रहे हैं। जहां तक इरानियंस की बात है, ये जो रेट्रिक आपको नजर आता है कि हम पहले देखेंगे और वो नहीं देखें, उनका एक सुप्रीम लीडर है जिनकी शहादत हुई है, उनका उन्होंने जनाजा करवाना है। ईरान के अंदर एक सेंटिमेंट है अमेरिका के खिलाफ। ईरान के अंदर जो इस वक्त लीडरशिप है वो नई लीडरशिप है, वो फोर्थ टीयर के ऊपर इस वक्त खड़े हैं। पहला टीयर उनका चला गया, दूसरा चला गया, तीसरा चला गया, अब चौथे टीयर के ऊपर वो लोग खड़े हुए, और उन्होंने अपनी डोमेस्टिक ऑडियंस के अंदर, पब्लिक के अंदर एक पॉपुलर सेंटिमेंट क्रिएट करना है अपने लिए। सो सारी सिचुएशन के अंदर वो इस तरह की स्टेटमेंट इरानियंस भी नहीं दे सकते कि उन्होंने बिल्कुल अमेरिका के आगे सरेंडर कर दिया, और अमेरिकन भी बिल्कुल इस तरह की स्टेटमेंट्स नहीं दे सकते कि उन्होंने इरानियंस के आगे सरेंडर कर दिया। यानी इसमें वो स्वीपिंग स्टेटमेंट से जितना जो है वो बचा जाए दोनों पार्टीज की तरफ से उतना अच्छा है। लेकिन इसमें अब जो वर्किंग ग्रुप्स बने हैं, ज़ाहिर एक हॉटलाइन भी बन गई, उसके अलावा डिकॉन्फ्लिक्शन के लिए भी मामला जो है वो मुसलसल एंगेजमेंट्स हैं। आप समझते हैं कि जो 60 दिन का एक कैप है वो ज़ाहिर है उस तरह से क्या कह लीजिए कि
तयशुदा मामला भी नहीं है, लॉक भी नहीं है और एग्जैक्ट कैप भी नहीं है, एक्सटेंडेबल है। ये 60 दिन में ये सब कुछ अचीव कर सकेंगे दोनों ही फरीक प्रैक्टिकली, या आप समझते हैं कि यहाँ इस बीच वो जो स्पॉयलर का किरदार है जो कि अभी भी गज़ा में काम कर रहा है, जो सेटलर्स अटैक कर देते हैं, इसराइल डायरेक्टली नहीं कर रहा, आईडीएफ नहीं कर रही, इसी तरह लबनान में भी वो बुलडोज़र चलाते हुए जो है बुनियादी तौर पे बुलडोज़र के नीचे जो है वो लोग आ जाते हैं क्योंकि वो अपना घर नहीं गिरने दे रहे। तो ये जो छोटे छोटे लूप होल्स हैं ये इस डील को ख़राब करने के लिए अपना किरदार तो अदा कर सकते हैं ना। देखिए, जहाँ तक स्पॉयलर्स की बात, देयर इज नो डाउट कि इस जंग के अंदर जो स्पॉयलर्स थे वो आमतौर पे इस तरह के स्पॉयलर्स होते नहीं हैं जंगों के दरमियान में। पूरे के पूरे मुल्क थे जो एक स्पॉयलर का किरदार अदा कर रहे थे। और उसका लेकिन इस वक्त रियलिटी ये है कि ये जब जंग शुरू हुई थी उस वक्त दो प्राइमरी एक्टर्स थे इस जंग के, एक ईरान था और एक इसराइल था। फिर अमेरिका तीसरा प्राइमरी एक्टर बन गया। एक महीना गुजरा तो अमेरिका और ईरान बिकेम द प्राइमरी एक्टर्स, इसराइल बिकेम अ सेकेंडरी एक्टर। फिर एक महीना और गुजरा, ऑफिशियली इसराइल बिकेम अ स्पॉइलर। तो इसराइल की जो स्ट्रेटेजिक स्पेस थी वो श्रिंक होके एक स्पॉइलर की सी रह गई। स्पॉइलर को आमतौर पे इंटरनेशनल रिलेशंस की जब हम गुफ्तगू करते हैं डिस्कोर्स में, उसको एक गाली सी समझा जाता है। तो इसराइल की जो स्ट्रेटेजिक स्पेस है वो मुतवातर श्रिंक होती चली जा रही। स्पॉइलर का काम ही ये है कि उसने डील्स को स्पॉइल करना है, उसने लोगों को, मुल्कों के दरमियान में दोबारा जंगें करवानी है। वो जो स्पॉइलर स्पेस इसराइल के पास फरवरी में थी, मार्च में थी, अप्रैल में थी, अब वो उतनी ज़्यादा नहीं है। हाँ, हर्डल्स कॉज कर सकता है। आपने देखा कि जब ये डील साइन होनी थी उससे पहले उन्होंने लेबनान वाला जो इसराइल ने सारा मामला किया, उसके बाद आपने देखा कि तो उसमें थोड़ा बहुत हर्डल क्रिएट हो गया, हिकअप क्रिएट हो गया, स्पीड ब्रेकर आ गया। लेकिन स्पॉइलर के पास अब वो कैपेसिटी और कैपेबिलिटी नहीं है कि वो दोबारा से इन दोनों मुल्कों को जंग करवा सके या एग्जिस्टेंशियल थ्रेट क्रिएट कर सके इस पीस डील के लिए। जब हमारा वो जो इनिशिएटिव था कि हमने जो इलेक्ट्रॉनिकली उस पीस या एमओयू के ऊपर सिग्नेचर्स करवा लिए, तो वो ऑफिशियली हमने अमेरिका और ईरान के ऊपर जिम्मेदारी डाल दी कि जो भी स्पॉइलर दुनिया में जहां पे भी मौजूद है उसको, उसके इन्फ्लुएंस को खत्म करने की जिम्मेदारी और रिस्पॉन्सिबिलिटी अब प्राइमरी एक्टर्स के ऊपर है, ईरान के ऊपर है और यूएस। अच्छा, इसमें एक नया इसमें एक नया फिनोमेना है, जाहिर है, जो हम सेटलर्स की मैंने बात की है। आप समझते हैं कि एक तरफ प्रॉक्सीज डेफिनेटली एक एग्जिस्टिंग चैलेंज था, उसकी ओनरशिप है कभी नहीं है, वो एक अंडर द शैडो काम कर रहे होते हैं। इसी तरह ये जो सेटलर्स वाली नई टर्म है, जैसे इंटरनेशनल मीडिया अब इसी तरह बयान करता है कि जी सेटलर्स ने जो है वो एस्केलेट कर दिया, सेटलर्स ने जो है वो फायर ओपन कर दिए। तो ये अब प्राइमरी रोल प्ले कर रहे होंगे यहाँ पे, जो कि पहले सेकेंडरी था। अब इन्हें बुनियादी तौर पे अमेरिका ईरान प्राइमरी रोल से हट के यहाँ पर इस जंग में फिर वो अहमद अशरा की बात हो जाती है, लेबनान में हिजबुल्लाह को ख़त्म करने के लिए, शिया सुन्नी कॉन्फ्लिक्ट, और ये जो एक नई तरह की लड़ाई है, ये यहाँ पे आपको लगता है कि ये पनपेगी? नहीं, देखिए, जहाँ तक ईरान और यूएस की बात है तो मेरा नहीं ख्याल ये सेकेंडरी ही रहेंगे। प्रॉब्लम ये है इस वक्त कि आप ईरान के मिडिल ईस्ट के अंदर पूरे स्ट्रक्चर की री इमेजिनिंग की बात कर रहे हैं। मिडिल ईस्ट के अंदर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हैं और हर चीज़ एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। आपने एक प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो उसके पीछे एक पूरा गुच्छा है प्रॉब्लम्स का, जहाँ जब तक आप वहाँ तक नहीं पहुँचेंगे तब तक आप इनकी जो सरफेस के ऊपर आपको प्रॉब्लम्स नजर आ रही हैं उनको आप रिजॉल्व नहीं कर सकते। सो कहने का मकसद ये है कि जब जेडी वेंस भी स्विट्जरलैंड में खड़े होकर कह रहे हैं कि हमने री इमेजिन करना है सिक्योरिटी apparatus ईरान का, मिडिल ईस्ट का, और जब इरानियंस कह रहे हैं कि हमें सस्टेनेबल पीस चाहिए, तो आप बाय डिज़ाइन ये बात कर रहे हैं कि हमें मिडिल ईस्ट के अंदर फंडामेंटल चेंजेस चाहिए सिक्योरिटी स्ट्रक्चर, सिक्योरिटी apparatus के अंदर। तो जब आप इतने बड़े पैमाने के ऊपर चेंजेस की बात कर रहे होते हैं, फिर ये जो सारे सेकेंडरी एक्टर्स हैं किसी ना किसी स्टेज पे जाके ये प्राइमरी बनेंगे। सो मतलब मेरा जो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि ये अभी उस हद तक इम्पैक्ट शायद कॉज ना करें, क्योंकि अभी तो हम बिल्कुल जंग से बाहर निकले हैं, सीज फायर हुई है, एक हम अमन की तरफ जा रहे हैं। दोबारा जंग में जाने का इनमें कैपेसिटी इस वक्त शायद अभी इस स्टेज के ऊपर नहीं है, लेकिन एट सम स्टेज जब आप री इमेजिन और रीस्ट्रक्चर करते हैं मिडिल ईस्ट का सिक्योरिटी apparatus, तो आपको हर इशू को कॉम्प्रिहेंसिवली सॉल्व करना पड़ेगा। अच्छा, वाशिंगटन में जो मुज़ाकरात इसराइल लबनान के दरमियान होने जा रहे हैं, हम समझते हैं कि वो फ्रूटफुल रहेंगे, और जाहिर है क्योंकि प्राइमरी एक्टर्स जो हैं वो आपस में बैठ चुके हैं, और इसराइल लबनान को भी अगर बिठा दिया जाएगा तो वहाँ पर भी मामला संभल जाएगा। देखिए, बात यह है कि इसराइल एज अ कंट्री, आप उसको देखें कि आप उसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव या प्राइमरी गोल इस वक्त क्या है। पिछले 800 दिनों में 4 दफ़ा बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान के ऊपर हमला किए, उसके अलावा कतर के ऊपर हमला किया, लेबनान के ऊपर मल्टीपल अटैक्स हो चुके, मल्टीपल मिडल ईस्टर्न कंट्रीज के ऊपर अटैक हो चुके। इसराइल की इस वक्त जो बका है, जो एग्जिस्टेंस है, उसको खतरा है।
खतरा किस बात से? खतरा इस बात से है कि ये ग्रेटर इसराइल के कॉन्सेप्ट पे पूरे यूरोप से जो इन्होंने ला के लोगों को यहाँ पे आबाद किया कि हम ग्रेटर इसराइल बनाएंगे, अभी 70-80 साल हो गए। इन्होंने कहा कि पूरी दुनिया की सपोर्ट इनके साथ है, यूएस इनके साथ है, ब्रिटिश एम्पायर इनके साथ है, यूरोप इनके साथ है। उसके बावजूद 80 सालों में इनका जो ज्योग्राफी है वो पाकिस्तान के 2 बड़े शहरों से ज्यादा बड़ी नहीं हो सकी। जो जुल्म इन्होंने गाजा के ऊपर किया, जो मिडल ईस्ट के ऊपर किया, उसकी वजह से पूरी दुनिया के सामने इनका चेहरा जो है वो बेनकाब हुआ है। पूरी दुनिया में मोस्ट हेटेड मैन इन द वर्ल्ड इज नेतन्याहू एंड मोस्ट हेटेड कंट्री इज इसराइल। सो अब प्रॉब्लम यह है कि 5% इसराइली इसराइल छोड़ गए हैं पिछले 3 सालों में। 60% इनकी जो टेक इंडस्ट्री है वो बाहर वापस यूरोप और अमेरिका में शिफ्ट होना चाह रही है। सो उनको एक एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस है। नेतन्याहू को, बिल क्लिंटन के अल्फाज हैं, वो कहता है कि नेतन्याहू, ये जो मिडल ईस्ट में जंगें हो रही हैं सिर्फ इस वजह से हो रही है कि नेतन्याहू इक्तदार में रह सके। सो इसराइल के लिए इस वक्त जंगें करना और एक एनिमी का नोशन क्रिएट करके रखना कि हम मजलूम हैं, हमें खतरा है, तो उसके लिए बहुत ज्यादा, उसके सर्वाइवल के लिए जरूरी है। सो इसी वजह से वो लेबनान के साथ बैठे या ईरान के साथ बैठे या किसी और मिडल ईस्ट कंट्री के साथ बैठे, नहीं लगता कि वो अपनी स्पॉइलिंग एक्टिविटीज को रोक सकता है। अहमद, बहुत इंपॉर्टेंट आज का दिन है। जाहिर है ईरानी सदर इस सारी सूरत हाल में पहली बार तेहरान से निकल रहे हैं और पाकिस्तान आ रहे हैं। पाकिस्तान के साथ ईरान के अवाम का, पार्लियामान का जो मोहब्बत का इजहार है पाकिस्तानी क़यादत के साथ, क्या वज़ीर आज़म, नायब वज़ीर आज़म मोहसिन नकवी, फील्ड मार्शल, तो ज़ाहिर है बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जब सैंक्शंस हटती हैं तो उस तनाजुर में भी पाकिस्तान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट डोर नेबर, तेल के असासों के साथ, गैस पाइपलाइन जो आपकी रुकी हुई थी, तो ये हर लिहाज से अब वो टाइम आ गया है कि जहाँ पर आप ईरान के साथ खुलकर तजारत भी कर सकते हैं और अपने जो हकीकी ताल्लुकात हैं उसका खुलकर इजहार मज़ीद बमागे दोहल कर सकते हैं। जी बिल्कुल, देखें मिडल ईस्ट के अंदर अगर ईरान के ऊपर से सैंक्शंस हटती हैं तो जो इकोनॉमिकली ये चीज़ें बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होंगी, सिर्फ रीजन के लिए नहीं, इसके ग्लोबल इम्पैक्ट्स होंगे। ईरान ऑयल रिसोर्सेज के हिसाब से एक बहुत ताकतवर मुल्क है और जाहिर है कि इसके ऊपर से जब सैंक्शंस हटेंगी तो पूरी जो इंडस्ट्री है, पूरा रीजन जो है वो उससे इफेक्ट होगा। पाकिस्तान ऑब्वियसली, बिकॉज पाकिस्तान प्लेड अ वेरी वाइटल रोल इरानियंस को, जहाँ से पाकिस्तान ने निकाला है, जिस तरीके से पाकिस्तान उनके साथ शाना बशाना खड़ा रहा है, ये भाई पिछले 70-80 साल में मैं तारीख़ का तालिब इल्म हूँ, इंटरनेशनल रिलेशन का तालिब इल्म हूँ, मेरा नहीं ख्याल कि कोई मुल्क इस तरीके से किसी और मुल्क के साथ खड़ा हुआ है अनकंडीशनली। पाकिस्तान ने जो किया वो हमने इस वजह से किया, जो फील्ड मार्शल का रोल था, जिस तरीके से पाकिस्तान की लीडरशिप ने, पॉलिटिकल लीडरशिप ने इस जंग के अंदर वी वेंट ऑल इन इसको रोकने के लिए। उसकी वजह ये थी कि मुसलमान आपस में एक दूसरे का गला ना काटे। जो ऑडिट यीनॉन का यीनॉन प्लान था कि जिसमें उसने कहा था हमने 2 मुसलमान ममालिक को आपस में लड़वाना है, फिर ग्रेटर इसराइल की स्पेस क्रिएट होगी, हमने उसको रोकने के लिए किया। इट वॉज अनकंडीशनल, हमारा कोई अपना इंटरेस्ट इसके अंदर फाइनेंशियल या इकोनॉमिक नहीं था। लेकिन अब क्योंकि सिचुएशन बेहतर हो रही है, सैंक्शंस जो हैं वो इनके ईरान के ऊपर खत्म हो रही हैं, और वो ऑटोमेटिकली अपॉर्चुनिटी। लेकिन जो पाकिस्तान ने किया है दैट इज फार बियॉन्ड द इकोनॉमिक बेनिफिट्स दिस डील, और वो बहुत छोटी हो जाती है जो इकोनॉमी की बात है उस कॉन्टेक्स्ट। बहुत शुक्रिया अहमद हसन अल अरबी, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।